आज के इस महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में आप सभी का स्वागत है। अभी जो ये 50 प्रश्नों की श्रृंखला जा रही है वो आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, तो विलंब न करते हुए यथाशीघ्र हम इस सीरीज को प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है आपके सामने स्क्रीन पे, ध्यान से देखिए। प्रश्न है, प्रोफेसर डटन 1889 ने समस्थिति शब्द का प्रयोग किया था। यह विद्वान किसके अनुयायी थे? इस प्रश्न को ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। ऑप्शन ए है प्राट 1869, ऑप्शन बी एयरी 1859, ऑप्शन सी हेफोर्ड 1917, ऑप्शन डी जॉली 1925। आप लोग भी साथ ही साथ अनुमान लगाते चलिएगा कि कौन सा प्रश्न सही है। तो मैं बता दूं, इसमें ऑप्शन ए सही है, प्राट 1869। अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर 2, आइसोस्टेसिस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? ऑप्शन ए हटन ने, ऑप्शन बी डटन महोदय ने, ऑप्शन सी एयरी महोदय ने, ऑप्शन डी सोलास ने। किसने आइसोस्टेसिस शब्द का प्रयोग किया था? आप लोगों को पता होगा आइसोस्टेसिस का मतलब होता है समस्थिति। तो चलिए बताते हैं। प्रश्न नंबर 2 का ऑप्शन बी सही है, डटन महोदय। डटन महोदय ने सर्वप्रथम आइसोस्टेसिस शब्द का प्रयोग किया था। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 3 की। तो प्रश्न नंबर 3 जो आपके सामने है वो ये है, एयरी ने अपने सिद्धांत को किसके अनुरूप स्पष्ट किया? ऑप्शन ए आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुरूप, ऑप्शन बी आयलर के सिद्धांत के अनुरूप, ऑप्शन सी ज्वारीय परिकल्पना के अनुरूप, ऑप्शन डी समस्थिति के अनुरूप। इसमें अनुमान लगाइएगा कौन सा क्वेश्चन सही है। मैं आप लोगों को बता देता हूं, और इस प्रश्न की श्रृंखला को मैं थोड़ा सा यथाशीघ्र आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं, इसलिए क्वेश्चनों को थोड़ा सा जल्दी मैं पढ़ने का प्रयास करूंगा। तो इसमें प्रश्न नंबर 3 में जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन ए है, आर्किमिडीज। एयरी ने अपने सिद्धांत को आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुरूप स्पष्ट किया है। अब है क्वेश्चन 4। क्वेश्चन 4 की बात करें तो ध्यान से देखिए। प्लेट विवर्तनिकी कहते हैं, प्लेट विवर्तनिकी किसको कहते हैं? ऑप्शन ए है स्थलीय प्लेट के अध्ययन को, ऑप्शन बी सागरीय प्लेट के अध्ययन को, ऑप्शन सी प्लेटों के स्वभाव तथा प्रवाह से संबंधित अध्ययन को, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ध्यान से देखिएगा, और इसमें जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन सी सही है, अर्थात प्लेटों के स्वभाव तथा प्रवाह से संबंधित अध्ययन को क्या कहा जाता है? प्लेट विवर्तनिकी कहा जाता है। अब प्रश्न नंबर 5 जो है वो है, प्लेट संकल्पना का विकास किन तत्वों के आधार पर हुआ? प्रश्न को एक बार ध्यान से सुनिएगा। प्लेट संकल्पना का विकास किन तत्वों के आधार पर हुआ? ऑप्शन ए महाद्वीपीय प्रवाह की संकल्पना, ऑप्शन बी सागर तली के प्रसार की संकल्पना, ऑप्शन सी उपयुक्त दोनों आधारों पर, और ऑप्शन डी जो है वो इनमें से कोई नहीं। इसमें जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन सी सही है, उपयुक्त दोनों आधारों पर। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन कब किया गया? ऑप्शन ए 1961, ऑप्शन बी 1965, ऑप्शन सी 1959, ऑप्शन डी 1960। इसमें जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन डी सही है, अर्थात 1960 में प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन सन 1960 में किया गया। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया? प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत का प्रतिपादन किया ऑप्शन ए है हैरी हेस ने, ऑप्शन बी है वाइन ने,
ऑप्शन सी है मैथ्यू ने, ऑप्शन डी है मॉर्गन ने। इसमें से अनुमान लगाइए। इसको ऑफलाइन क्लास में कई बार बताया गया है, आप लोग ध्यान दीजिए इस पे। ये प्रश्न नंबर 7 जो है, इस प्रश्न नंबर 7 में ऑप्शन ए सही है, हैरी हेस, अर्थात प्लेट विवर्तन की सिद्धांत का प्रतिपादन हैरी हेस महोदय ने किया है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला जो प्रश्न है वो प्रश्न नंबर 8 है, और प्रश्न नंबर 8 आपके सामने ये है, प्लेट अपने साथ स्थानांतरित करते हैं। प्रश्न नंबर 8 को ध्यान से पढ़िएगा। प्लेट अपने साथ स्थानांतरित करते हैं। ऑप्शन ए महाद्वीपीय भाग को, ऑप्शन बी महासागरीय तली को, ऑप्शन सी दोनों को, ऑप्शन डी दोनों को ही नहीं। इसमें अनुमान लगाइएगा आप लोग कौन सा सही होगा। मैं बताता हूँ, इसमें जो सही ऑप्शन है वो ऑप्शन सी है, अर्थात दोनों को। क्या होता है, प्लेट अपने साथ महाद्वीपीय भाग को तथा महासागरीय तली भाग को क्या करता है, स्थानांतरित करता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे ले जाता है। यही वेगनर का महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत है। अब बात करते हैं क्वेश्चन 9 की। तो क्वेश्चन 9 आपके सामने है, जो इस प्रकार से है, किस युग के पूर्व तक, ध्यान से देखिएगा, किस युग के पूर्व तक हिंद महासागर का अस्तित्व नहीं माना जाता है। किस युग के पूर्व तक हिंद महासागर का अस्तित्व नहीं माना जाता है। ऑप्शन ए है कैलिडोनियन, ऑप्शन बी है क्रिटेशस, ऑप्शन सी है अल्पाइन, ऑप्शन डी है हर्शेनियन। इसमें जो उत्तर सही है वो ऑप्शन बी सही है, क्रिटेशस, अर्थात क्रिटेशस युग से पूर्व हिंद महासागर अपने अस्तित्व में नहीं आया था। जितने भी ये प्रश्न हैं सभी प्रश्न अति महत्वपूर्ण है आने वाले एग्जाम के लिए, साथ ही साथ भविष्य में भी ये जितने भी प्रश्न हैं सभी आपके किसी न किसी रूप में काम आने वाले हैं। अब अगले प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 10 है, इसको ध्यान से देखिए। ये सभी प्रश्न प्लेट विवर्तनिकी नामक चैप्टर से है। प्रश्न नंबर 10 है, प्लेट विवर्तनिकी के प्रमुख समर्थक भूगोलवेत्ता हैं। ऑप्शन ए है मॉर्गन एवं फ्रैंक, ऑप्शन बी है चैम्बरलिन एवं माल्टन, ऑप्शन सी है मॉर्गन एवं सोलस, ऑप्शन डी है मॉर्गन एवं मुर्स। इसमें जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन डी सही है, मॉर्गन एवं मुर्स, अर्थात प्लेट विवर्तनिकी के प्रमुख जो समर्थक भूगोलवेत्ता हैं वो मॉर्गन एवं मुर्स महोदय हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 11 की। तो प्रश्न नंबर 11 है, प्लेट विवर्तनिकी में किन विद्वान ने भूगोल को 6 बड़ी व 20 छोटी प्लेटों में बांटने का कार्य किया है। जब प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत की व्याख्या किया था मैंने क्लास में, तो इसके बारे में मैंने जिक्र किया था, आप लोगों को संभवतः याद भी होगा। तो इसमें जो ऑप्शन है वो ऑप्शन ए है आइजक, ऑप्शन बी है गिलबर्ट, ऑप्शन सी है हैरी हेस, ऑप्शन डी है मॉर्गन। इसमें से कौन सा क्वेश्चन सही होगा? किसने, ध्यान से प्रश्न को सुनिएगा, प्लेट विवर्तनिकी में किस विद्वान ने भूपटल को 6 बड़ी व 20 छोटी प्लेटों में बांटने का कार्य किया? ऑप्शन ए आइजक, ऑप्शन बी गिलबर्ट, ऑप्शन सी हैरी हेस, ऑप्शन डी मॉर्गन। इसमें जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन डी सही है, मॉर्गन ने। मॉर्गन ने 20 बड़ी और 6 बड़ी और 20 छोटी प्लेटों को बताया है। अगला प्रश्न जो है, जो प्रश्न नंबर 12 है, आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखिएगा। ये सभी प्रश्न महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके कोड नंबर 101 और 102 के लिए। 12वां प्रश्न है, प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला भूगोलवेत्ता है। प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग करने वाला भूगोलवेत्ता था। ऑप्शन ए हैरी हेस, ऑप्शन बी मॉर्गन, ऑप्शन सी टूजो विल्सन, ऑप्शन डी फाइन। बताइएगा इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। चलिए मैं बताता हूँ, आप लोग अनुमान लगाते चलिएगा ताकि आप लोगों को पता चले कि आपकी तैयारी कैसी है। जैसा कि मैंने पहले वीडियो में भी कहा था कि आप लोग कमेंट करके बताइएगा
लेकिन किसी ने भी कमेंट करके नहीं बताया कि कितना क्वेश्चन उसका सही हो रहा है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं। इसमें जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन सी सही है, टूजो विल्सन। अर्थात टूजो विल्सन ने प्लेड शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। अब बात करते हैं ऑप्शन 13 की, क्वेश्चन नंबर 13 की, सॉरी। तो क्वेश्चन नंबर जो 13 है वो है बलन के कुछ भाग, ध्यान से देखिएगा, बलन के कुछ भाग ऊपर उठ जाता है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए अपनति, ऑप्शन बी अभिनति, ऑप्शन सी अक्षीय तल, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसमें जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन ए सही है, अपनति। अर्थात बलन के ऊपर उठे हुए भाग को अपनति कहते हैं और जो नीचे वाला भाग होता है उसको अभिनति कहते हैं। इसको भी आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की। क्वेश्चन नंबर 14 है पर्वत निर्माणकारी हलचलों में कौन सम्मिलित नहीं है? ध्यान दीजिएगा, नहीं है पे ध्यान दीजिए। इसमें पर्वत निर्माणकारी हलचलों में कौन सम्मिलित नहीं है? ऑप्शन ए है बलन, ऑप्शन बी है भ्रंशन, ऑप्शन सी है संबलन, ऑप्शन डी है अवतलन। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? प्रश्न नंबर 14 में जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन डी, अर्थात अवतलन। अवतलन जो है वो पर्वत निर्माणकारी हलचलों में सम्मिलित नहीं किया जाता है। बाकी जितने भी ए बी सी ऑप्शन हैं वो सभी पर्वत निर्माणकारी हलचलों में शामिल होते हैं। अब बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन नंबर 15, जो काफी ही महत्वपूर्ण है, ध्यान से देखिएगा। भ्रंश घाटी का निर्माण किसके कारण होता है? ध्यान से इस प्रश्न को देखिए। भ्रंश घाटी का निर्माण किसके कारण होता है? ऑप्शन ए बलन के कारण, ऑप्शन बी संबलन के कारण, ऑप्शन सी भ्रंश के कारण, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। आप लोग अनुमान लगाते चलिए, मैं बताता हूं। इसमें ऑप्शन सी सही है, भ्रंश। अर्थात भ्रंश घाटी का निर्माण भ्रंशन के द्वारा होता है या भ्रंश के द्वारा होता है। भ्रंश का मतलब होता है चट्टानों का टूटना। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, जो प्रश्न नंबर 16 है। प्रश्न नंबर 16 है रिफ्ट घाटी या दरार घाटी किसका परिणाम है? ध्यान दीजिएगा प्रश्न में, प्रश्न नंबर 16 पे, जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। रिफ्ट घाटी या दरार घाटी किसका परिणाम है? ऑप्शन ए बलन, ऑप्शन बी भ्रंशन, ऑप्शन सी संबलन, ऑप्शन डी नौबे। इसमें भी अनुमान लगाइएगा आप लोग। मैं इसका ऑप्शन बताता हूँ। प्रश्न नंबर 16 में ऑप्शन बी सही है, अर्थात भ्रंशन। रिफ्ट घाटी या दरार घाटी जो है वो भ्रंशन का परिणाम होता है। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की। क्वेश्चन नंबर 17 है मोड़ों का विकास होता है। मोड़ों का विकास किस कारण से होता है? ऑप्शन ए है संकुचन से, ऑप्शन बी है तनाव से, ऑप्शन सी है फैलाव से, ऑप्शन डी है एकीकरण से। आप लोग भी अनुमान लगाइए और अनुमान लगाते हुए आगे बढ़ते रहिए आप लोग। प्रश्न नंबर 17 में जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन ए सही है, संकुचन से। मोड़ों का जो विकास होता है, जो मोड़ पड़ते हैं वो संकुचन के कारण होते हैं। अर्थात प्रश्न नंबर 17 में ए सही है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 18 की। तो प्रश्न नंबर 18 आपकी स्क्रीन पे है, ध्यान दीजिएगा। पटल विरूपण है, इसका मतलब ये हुआ कि पटल विरूपण क्या है? ऑप्शन ए क्षणिक घटनाएं, ऑप्शन बी आकस्मिक घटनाएं, ऑप्शन सी अंतराल घटनाएं, ऑप्शन डी दीर्घकालीन घटनाएं। इसमें ऑप्शन का अनुमान लगाइएगा आप लोग। वैसे मैं इसका ऑप्शन बताता हूँ। प्रश्न नंबर 18 का जो ऑप्शन डी है वो सही है, दीर्घकालीन घटनाएं। जो दीर्घकालीन घटनाएं होती हैं वो पटल विरूपण का कारण बनती हैं। पटल विरूपण का मतलब होता है पृथ्वी की भू सतह पे परिवर्तन। अगला प्रश्न जो काफी ही महत्वपूर्ण है, प्रश्न नंबर 19 ग्रेवन है। ग्रेवन क्या है? ऑप्शन ए है इसमें, ध्यान से देखिएगा, कगार, ऑप्शन बी घाटी, ऑप्शन सी वलन, ऑप्शन डी संधिया। ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसको ध्यान से पढ़िए। ग्रेवन है, ग्रेवन क्या है? ऑप्शन ए कगार है, ऑप्शन बी घाटी है, ऑप्शन सी वलन है, ऑप्शन डी संधियां है। तो इसमें जो प्रश्न नंबर 19 में जो ऑप्शन है वो ऑप्शन बी सही है, अर्थात घाटी। ग्रेवन क्या है? घाटी है।
ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 20 की। तो प्रश्न नंबर 20 है, विश्व में सर्वाधिक, ध्यान से देखिएगा, विश्व में सर्वाधिक ज्वालामुखी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में पाए जाते हैं? ऑप्शन ए है परिप्रशांत महासागरीय पेटी, ऑप्शन बी है आंध्र महासागरीय पेटी, ऑप्शन सी है हिंद महासागरीय पेटी, ऑप्शन डी है मध्य महाद्वीपीय पेटी। चलिए मैं इसका आंसर बताता हूँ। इसमें प्रश्न नंबर 20 में जो विकल्प सही है वो ऑप्शन ए सही है, अर्थात परिप्रशांत महासागरीय पेटी। प्रश्न नंबर 20 में ए सही है, अर्थात परिप्रशांत महासागरीय पेटी। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 21 की, ध्यान से देखिएगा। प्रश्न नंबर जो 21 है वो है ज्वालामुखी उत्पत्ति का प्रमुख कारण है। इसको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाया गया है। जितने भी टॉपिक पे प्रश्न दिए जा रहे हैं वो सभी टॉपिक आपको व्याख्यात्मक प्रश्न के रूप में लिखवाए जा चुके हैं। आप इस पर ध्यान से देखिएगा कि ज्वालामुखी का प्रमुख कारण क्या है। ऑप्शन ए भूगर्भ में ताप वृद्धि, ऑप्शन बी लावा की उत्पत्ति, ऑप्शन सी गैसों का निश्चित होना और ऑप्शन डी उपयुक्त में से सभी। संभवतः इस प्रश्न का उत्तर सभी लोगों को पता है और इसका जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन डी है, अर्थात ये सभी ज्वालामुखी के उत्पत्ति के कारण है। बात करते हैं प्रश्न नंबर 22 की। तो प्रश्न नंबर 22 आपके सामने है, जो है भूगर्भ में लहरदार रूप में, ध्यान से पढ़िएगा, भूगर्भ में लहरदार रूप में लावा के जमने से बनने वाली आकृति कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑप्शन ए है लेकोलिथ, ऑप्शन बी है फैकोलिथ, ऑप्शन सी है बैथोलिथ, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। मैं बताता हूँ, प्रश्न नंबर 22 में जो ऑप्शन बी है वो सही है, फैकोलिथ, अर्थात भूगर्भ में जो लहरदार रूप में लावा का जमाव होता है इसको क्या कहते हैं? फैकोलिथ कहते हैं। ये जितने भी स्थलाकृतियां हैं वो पृथ्वी के आंतरिक भाग में ज्वालामुखी के समय जमने से बनती हैं। इसके बारे में भी काफी विस्तार से बताया गया है और लिखवाया भी गया है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 23 की, जो काफी इंपॉर्टेंट है। इसको ध्यान से देखिएगा। भूकंप मापी यंत्र कहलाता है। ऑप्शन ए है हीदरग्राफ, ऑप्शन बी है क्लाइमोग्राफ, ऑप्शन सी है सिस्मोग्राफ, ऑप्शन डी है आइडियोग्राफ। इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है आप लोग बताइएगा। संभवतः सभी लोगों को पता है। इसमें प्रश्न नंबर 23 में जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन सी है, सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ यंत्र से भूकंप मापने का काम किया जाता है और इसका जो स्केल होता है वो रिक्टर स्केल होता है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की। प्रश्न नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? प्रश्न नंबर 24 ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से किसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? ऑप्शन ए है एटना, ऑप्शन बी है स्ट्रोम्बोली, ऑप्शन सी है वोल्केनो और ऑप्शन डी है क्राकाटोआ। ये सभी ज्वालामुखी हैं। किस ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है? तो इसमें जो ऑप्शन सही है प्रश्न नंबर 24 में वो ऑप्शन बी सही है, अर्थात स्ट्रोम्बोली। अभी बात करते हैं प्रश्न नंबर 25 की। तो प्रश्न नंबर 25 को ध्यान से देखिएगा। फोशा मैग्मा क्या है? फोशा मैग्मा क्या है? ऑप्शन ए ज्वालामुखी, ऑप्शन बी वी आकार की घाटी, ऑप्शन सी भ्रंश पर्वत, ऑप्शन डी दरार घाटी। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है आप लोग अनुमान लगाइएगा। चलिए मैं आप लोगों को इसका उत्तर बताता हूँ। प्रश्न नंबर 25 का जो उत्तर है वो ऑप्शन ए सही है, अर्थात ज्वालामुखी। जो फोशा मैग्मा है वो एक प्रकार का ज्वालामुखी है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 26 की। तो प्रश्न नंबर 26 आपके स्क्रीन पे है, ध्यान दीजिएगा। धरातल पर स्थित वह बिंदु जहां सर्वप्रथम भूकंप का अनुभव किया जाता है। ये भी अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, एग्जाम में पूछे जाने वाला प्रश्न है। निश्चित रूप से आप इन सभी प्रश्नों पे विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आपको ये मिलने के चांसेस हैं, आने के चांसेस हैं इन ऐसे प्रश्नों के। तो प्रश्न नंबर 26 है, धरातल पर स्थित वह बिंदु जहां सर्वप्रथम भूकंप अनुभव किया जाता है।
ऑप्शन ए है अभिकेंद्र कहते हैं उसको, ऑप्शन बी अधिकेंद्र कहते हैं, ऑप्शन सी भूकंप केंद्र कहते हैं, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अनुमान लगाइए। इसमें जो प्रश्न नंबर 26 का जो उत्तर है वो प्रश्न नंबर जो इसका ऑप्शन सही है वो ऑप्शन ए सही है, अर्थात अभिकेंद्र कहते हैं। धरातल पर जिस बिंदु पे सबसे पहले भूकंप का अनुभव किया जाता है उसको क्या कहा जाता है? अभिकेंद्र कहा जाता है। इसका भी विस्तृत व्याख्या किया गया था। भूकंप के पड़ते समय इसके बारे में बताया गया था। अभिकेंद्र के बारे में, अधिकेंद्र के बारे में, भूकंप मूल के बारे में, ये इन सभी के बारे में अध्ययन किया गया था या इसके बारे में बताया गया था। अब जो अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 27, वो आपके सामने है और वह प्रश्न है वह स्थान जहां कंपन प्रारंभ होता है। वह स्थान जहां कंपन प्रारंभ होता है। ऑप्शन ए है भूकंप मूल, ऑप्शन बी भूकंप केंद्र, ऑप्शन सी भूकंप अधिकेंद्र, ऑप्शन डी भूकंप अपकेंद्र। इसमें कौन सा ऑप्शन है? अनुमान लगाइएगा आप लोग। चलिए मैं उत्तर बताता हूँ। प्रश्न नंबर 27 का ऑप्शन ए सही है, अर्थात भूकंप मूल। वह स्थान जहाँ सबसे पहले कंपन प्रारंभ होता है उसको क्या कहते हैं? भूकंप मूल कहते हैं। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 28, ध्यान दीजिएगा। ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्राथमिक लहरें किसके समान होती हैं? ऑप्शन ए प्रकाश तरंग के समान, ऑप्शन बी ध्वनि तरंग के समान, ऑप्शन सी जल तरंग के समान, ऑप्शन डी किसी के नहीं। इसमें ऑप्शन बताइए कौन सा सही है। चलिए मैं बताता हूँ। प्रश्न नंबर 28 में जो ऑप्शन है वह है ऑप्शन बी सही है, अर्थात ध्वनि तरंग के समान। जो प्राथमिक लहरें होती हैं वह ध्वनि तरंगों के समान होती हैं, अर्थात उनकी गति ध्वनि तरंगों के समान होती है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 29 की। प्रश्न नंबर 29 आपके स्क्रीन पे है। इस प्रश्न का उत्तर लगभग सभी लोगों को पता है। भूकंप का देश किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है जापान, ऑप्शन बी है इंडोनेशिया, ऑप्शन सी है फिजी, ऑप्शन डी है नॉर्वे। तो इसमें जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन ए सही है, अर्थात जापान को भूकंप का देश कहा जाता है। ये प्रश्न सभी लोगों को पता है और पता होना भी चाहिए। अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 30 की। प्रकाश तरंग के समान कौन सी भूकंपीय तरंगें हैं? प्रकाश तरंग के समान कौन सी भूकंपीय तरंगें हैं? ऑप्शन ए है एल तरंगें, ऑप्शन बी है पी तरंगें, ऑप्शन सी है एस तरंगें, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। ध्यान से देखिएगा प्रश्न नंबर 30 को। प्रकाश तरंग के समान कौन सी तरंग भूकंपीय तरंगें हैं? ऑप्शन ए एल तरंगें, ऑप्शन बी पी तरंगें, ऑप्शन सी एस तरंगें, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। ऑप्शन सी सही है एस तरंगें, अर्थात एस तरंगों का मतलब होता है सेकेंडरी वेव्स, अर्थात द्वितीयक लहरें। ये इन तरंगों की जो गति होती है वो प्रकाश तरंगों के समान होती है, अर्थात प्रश्न नंबर 30 में ऑप्शन सी सही है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 31 की। तो प्रश्न नंबर 31 आपकी स्क्रीन पे है। पृथ्वी की ऊपरी सतह जहां तक अपक्षय का प्रभाव होता है कहलाती है क्या कहलाती है? ऑप्शन ए अपक्षय स्तर, ऑप्शन बी अपक्षय मंडल, ऑप्शन सी अपक्षय तल, ऑप्शन डी कोई नहीं। जो प्रश्न नंबर 31 है, प्रश्न नंबर 31 का दूसरा सही है, अर्थात अपक्षय मंडल। प्रश्न नंबर 31 में दूसरा सही है अपक्षय मंडल। ये सभी प्रश्न अति ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं आपके एग्जाम के लिए। इसको ध्यान से आप लोग देखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की श्रृंखला बनाने का प्रयास किया गया है, ध्यान से पढ़िए। जल द्वारा, प्रश्न नंबर 32 है, जल द्वारा सिलिका युक्त चट्टानों से सिलिका पृथक होने की प्रक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है? ऑप्शन ए सिलिकेशन, ऑप्शन बी डिसिलिकेशन, ऑप्शन सी सिलिनाइजेशन, ऑप्शन डी सिलिहाइड्रेशन। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है बताइएगा। चलिए मैं बताता हूँ। प्रश्न नंबर 32 का ऑप्शन बी सही है, डिसिलिकेशन। जल द्वारा सिलिका युक्त चट्टानों से सिलिका पृथक अर्थात अलग होने की क्रिया क्या कहलाती है? डिसिलिकेशन कहलाती है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 33 की। तो प्रश्न नंबर 33 है, अपरदन की एक्सफोलिएशन। अपरदन की एक्सफोलिएशन स्थलाकृति पाई जाती है किन क्षेत्रों में?
ऑप्शन ए है भूमध्य रेखीय क्षेत्रों में, ऑप्शन बी है पोलर केप में, ऑप्शन सी है आर्द्र उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में, ऑप्शन डी है उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। तो प्रश्न नंबर 33 का ऑप्शन डी सही है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 35 की। इसमें थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। 33 के बाद प्रश्न नंबर 34 आ गया है। एक दो प्रश्नों में और टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, उस पर ध्यान मत दीजिएगा। प्रश्नों पे आप लोग ध्यान दीजिए। प्रश्न नंबर जो 35 है उसमें पूछा गया है कि डेविस के त्रिकट क्या है। ऑप्शन ए संरचना, प्रक्रम और समय, ऑप्शन बी प्रक्रम, समय, ऊंचाई, ऑप्शन सी संरचना, समय और लंबाई, और ऑप्शन डी है कोई नहीं। प्रश्न नंबर 35 को ध्यान से पढ़िएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। 35 है, 35 का इसमें जो ऑप्शन सही होगा वो ऑप्शन ए सही है, संरचना, प्रक्रम एवं समय। डेविस के जो त्रिकट हैं वो क्या है, संरचना है, प्रक्रम है और समय है। डेविस का जो अपवर्तन चक्र है वो इससे संबंधित ये प्रश्न है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रश्न नंबर 36। प्रश्न नंबर 36 है भौगोलिक चक्र की संकल्पना किसने व कब दी। ध्यान दीजिएगा, भौगोलिक चक्र की संकल्पना किसने व कब दी। ऑप्शन ए डेविस 1899, ऑप्शन बी डेविस 1799, ऑप्शन सी पैंक 1918, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 36 का जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन ए सही है, अर्थात डेविस महोदय ने 1899 में अपने भौगोलिक चक्र की संकल्पना का प्रतिपादन किया। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 37 की। तो प्रश्न नंबर 37 आपके स्क्रीन पे है, डेविस के अपवर्तन चक्र की प्रारंभिक अवस्था क्या है। ध्यान से देखिएगा, डेविस के अपवर्तन चक्र की प्रारंभिक अवस्था क्या है। ऑप्शन ए अपवर्तन, ऑप्शन बी उत्थान, ऑप्शन सी समतल मैदान, ऑप्शन डी कोई नहीं। इसमें जो ऑप्शन सही है वो है ऑप्शन बी, अर्थात प्रश्न नंबर 37 का ऑप्शन बी सही है, अर्थात उत्थान। ठीक है, हम बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न जो 38वां प्रश्न है वो है स्थलाकृतियां प्रतिफल होती हैं, अर्थात पृथ्वी पर पाई जाने वाली जो स्थलाकृतियां होती हैं वो किसका प्रतिफल होती हैं। ऑप्शन ए संरचना, प्रक्रम और अवस्था के प्रतिफल होती हैं, ऑप्शन बी प्रक्रम, अवस्था या संरचना की प्रक्रम है, या ऑप्शन सी अवस्था, संरचना और प्रक्रम की प्रतिफल है, या इनमें से कोई नहीं। ध्यान दीजिएगा, इसमें कौन सा ऑप्शन सही है इसको अच्छे तरीके से याद रखिएगा। स्थलाकृतियां जो होती हैं वो ऑप्शन ए अर्थात संरचना, प्रक्रम और अवस्था का प्रतिफल है। ठीक है, ये भी डेविस के अपवर्तन चक्र से संबंधित प्रश्न है। ठीक है, तो 38 में ऑप्शन ए सही है। बात करते हैं 39वें प्रश्न की। तो 39वां प्रश्न आपके सामने है, डेविस के अपवर्तन चक्र का अंतिम बिंदु है। डेविस के अपवर्तन चक्र का अंतिम बिंदु क्या है। ऑप्शन ए समप्राय मैदान, ऑप्शन बी मोनाडोनाक, ऑप्शन सी पर्वत, और ऑप्शन डी कोई नहीं। तो इसमें जो प्रश्न सही है वो है ऑप्शन ए अर्थात समप्राय मैदान। डेविस के अपवर्तन चक्र का अंतिम बिंदु समतल मैदान होता है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 24 की, जो आपके स्क्रीन पे है। दैत्याकार सोपान कैसी आकृति है, अर्थात इसका निर्माण किसके द्वारा होता है। ऑप्शन ए है काष्ठ, ऑप्शन बी है पवन अपवर्तन द्वारा, ऑप्शन सी है नदी अपवर्तन द्वारा, ऑप्शन डी है हिमनद द्वारा। तो इसका जो उत्तर सही है वो ऑप्शन डी सही है, अर्थात हिमनद के द्वारा। दैत्याकार सोपान जो होता है वो स्थलाकृति हिमनद के द्वारा बनी हुई स्थलाकृति है। ठीक है, अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 41 की। प्रश्न नंबर 41 है, डेल्टा के निर्माण का प्रमुख कारण है, अर्थात डेल्टा के निर्माण का प्रमुख कारण क्या है। ऑप्शन ए नदी प्रवाह में रुकावट, ऑप्शन बी ताजे और खारे जल का संपर्क, ऑप्शन सी है सकरा नदी मुख, ऑप्शन डी है तलछटों में परिवर्तन। इसमें जो ऑप्शन है प्रश्न नंबर 41 का ऑप्शन जो सही है वो ऑप्शन है आपका नदी के प्रवाह में रुकावट। नदी के प्रवाह में जो रुकावट है वो डेल्टा का प्रमुख कारण होता है। अब बात करते हैं
प्रश्न नंबर 42 की। तो प्रश्न नंबर 42 आपके स्क्रीन पे है। बालसन भूस्थल संबंधित है। बालसन एक स्थलाकृति है और उसका संबंध किससे है ये पूछा जा रहा है। तो इसमें ऑप्शन ए है हिमानियों से, ऑप्शन बी है नदियों से, ऑप्शन सी है मरुस्थलों से, ऑप्शन डी है भूमिगत जल से। इस प्रश्न में ध्यान दीजिएगा और मन भी लगाते रहिएगा आप लोग। तो प्रश्न नंबर 42 का जो सी ऑप्शन है वो सही है। बालसन भूस्थल मरुस्थलों से संबंधित होते हैं। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 45 की। इसमें भी थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। 42 के बाद प्रश्न नंबर 43 लिख दिया गया है। हालांकि ध्यान दीजिएगा आप लोग इस पे। मेन जो महत्वपूर्ण है वो प्रश्न महत्वपूर्ण है, क्रम उसका महत्वपूर्ण नहीं है। तो इस प्रकार से जो 35वां प्रश्न है वो है बाढ़ का मैदान अपर्दन चक्र की किस अवस्था का परिणाम होता है। ऑप्शन ए है तरुणावस्था, ऑप्शन बी है प्रौढ़ावस्था, ऑप्शन सी है जीर्णावस्था और ऑप्शन डी है युवा अवस्था। इसमें जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन बी सही है, प्रौढ़ावस्था। अर्थात बाढ़ के मैदान का निर्माण प्रौढ़ावस्था में होता है जो नदी के द्वारा होता है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 46 की। तो प्रश्न नंबर 46 है क्षिप्रिका किससे बनने वाली स्थलाकृति है। क्षिप्रिका किससे बनने वाली स्थलाकृति है, इसको भी ऑफलाइन क्लास में बताया गया है। प्रश्न ए है कार्स्ट, ऑप्शन बी है नदी, ऑप्शन सी है हिमनद, ऑप्शन डी है पवन। इसका जो ऑप्शन सही है वो ऑप्शन बी सही है, अर्थात नदी। क्षिप्रिका का निर्माण नदी के द्वारा होता है। जलप्रपात के बाद क्षिप्रिका बनती है, ये आप लोगों को ऑफलाइन क्लास में बताया गया है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 47 की। मिसिसिपी का डेल्टा किस प्रकार का डेल्टा है। ठीक है, तो ऑप्शन ए है पंखाकार डेल्टा, ऑप्शन बी है ज्वालामुखी डेल्टा, ऑप्शन सी है खंडित डेल्टा, ऑप्शन डी है पाल युक्त डेल्टा। प्रश्न नंबर 47 में जो ऑप्शन सही है वो पहला ऑप्शन है, अर्थात ऑप्शन ए सही है, पंखाकार डेल्टा। अर्थात मिसिसिपी नदी जो है वो पंखाकार डेल्टा का निर्माण करती है। प्रश्न किसी भी तरीके से घुमा के पूछे, लेकिन आप लोग प्रश्न के उत्तर पे ध्यान दीजिएगा। मिसिसिपी का डेल्टा, मिसिसिपी नदी है और उसके डेल्टा किस प्रकार का डेल्टा वो बनाती है, तो पंखाकार डेल्टा बनाती है। ये इसको ध्यान में रखिएगा। बात करते हैं प्रश्न नंबर 48 की। तो प्रश्न नंबर 48 है नील नदी का डेल्टा कहा जाता है। ए पंखाकार डेल्टा, बी चापाकार डेल्टा, सी अवरोधित डेल्टा, डी प्रगतिशील डेल्टा। इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, तो 48 में ऑप्शन बी सही है, अर्थात चापाकार डेल्टा। नील नदी का जो डेल्टा होता है वो चापाकार प्रतिरूप का होता है। अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 49 का। ये भी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। यू आकार की घाटियां किस प्रकार बनती हैं। ए हिमनद से, बी सागरीय तल से, सी नदी जल से, डी भूमिगत जल से। तो ये भी आप लोगों को अच्छे तरीके से पता होगा कि यू आकार की घाटियां किसके द्वारा बनती है, इसके बारे में भी बताया गया है। प्रश्न नंबर 49 में ऑप्शन ए सही है, अर्थात हिमनद के द्वारा यू आकार की घाटी का निर्माण होता है और वी आकार की घाटी का निर्माण नदियों के द्वारा होता है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। अगला और अंतिम प्रश्न आपके स्क्रीन पे है, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है सर्क का निर्माण। सर्क का निर्माण किसके द्वारा होता है। इसमें बाकी ऑप्शन में भी टाइप मिस्टेक हुआ है, आप लोग ध्यान दीजिएगा। सर्क का निर्माण होता है ऑप्शन ए नदी द्वारा, ऑप्शन बी हिमानी द्वारा। तो सर्क जो है वो हिमानी के अपर्दन से निर्मित स्थलाकृति होती है सर्क। इसके बारे में भी अच्छे तरीके से पढ़ाया गया है, इसको ध्यान दीजिएगा। 50 में ऑप्शन बी ही सही है। इसमें भी थोड़ा सा टाइप मिस्टेक हो गया है, 2 ऑप्शन बाकी नहीं दिए गए हैं, लेकिन जो सही ऑप्शन है वो इसमें हिमानी है। ठीक है, तो सर्क का निर्माण जो होता है वो हिमानी के द्वारा हुआ है। इस प्रश्नों की श्रृंखला में जो है वो 50 प्रश्न दिए गए हैं जो काफी ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न GO 102 जो आपका पेपर होने वाला है उसके लिए काफी महत्वपूर्ण है। यहाँ से ढेर सारे प्रश्न आने की संभावना है। आगे भी कुछ प्रश्नों की श्रृंखला कल मैं फिर देने का प्रयास करूंगा। हालांकि कल आप लोगों का GO 101 का पेपर है, संभवतः आप लोगों की तैयारी बहुत अच्छे से हुई होगी और बाकी अच्छा से पेपर आप लोगों का जाएगा।
आप सभी लोगों को बेस्ट ऑफ लक।